तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक बड़ी हैरान करने वाली और बड़ी मज़ेदार घटना, दोनों ही आप इसे कह सकते हैं, वो सुनाता हूं। दरअसल एक शख्स हैं जिनका नाम है दशरथ। दशरथ की शादी होती है सीमा से। अब शादी होने के बाद थोड़े टाइम तक तो दोनों साथ रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है इन दोनों में आपस में मतभेद होने लगता है। दोनों में तकरार, जो शादीशुदा जीवन था वो ख़राब होने लगता है। इसके बाद फिर ये दोनों पहुंच जाते हैं कोर्ट में पहुंचने के बाद ये दोनों अप्लाई कर देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, हमारा तलाक हो जाए। अब कोर्ट में जैसे ही ये चीज़ें अप्लाई होती है, फ़ौरन जो सीमा थी वो भी कहती है कि तलाक तो मैं ले लूँगी, लेकिन मैं इन्हीं के भरोसे थी और तलाक होने के बाद मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा क्या होगा, इसलिए मुझे कुछ कंपनसेशन मनी चाहिए, यानी कुछ रकम मिल जाए जिसकी वजह से मैं अपना गुजर बसर कुछ टाइम तक कर लूँ, फिर धीरे धीरे मैं अपने आप को स्टेबल कर लूँगी। अब कोर्ट भी सीमा के पक्ष में हो जाती है। कोर्ट फैसला दे देती है, कहती है कि आपको 2.5 लाख रुपए कंपनसेशन मनी के रूप में सीमा को देना होगा। अब दशरथ ये बात जैसे ही कोर्ट का फैसला सुनते हैं, सुनने के बाद दशरथ को लगता है कि उनके साथ तो गलत हो गया, कोर्ट उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं सीमा उसे पसंद भी नहीं थी, इसलिए दशरथ जो थे वो सीमा से तलाक भी चाहते थे। तो फिर उन्हें लगा कि अब कोर्ट का फैसला है तो मानना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं जिस वजह से सीमा जो है वो परेशान हो जाए। इसीलिए दशरथ जो है 50,000 रुपये के सिक्के, वो भी एक एक के, बोरों में रख के पहुँच जाते हैं कोर्ट। अब कोर्ट में पहुँचने के बाद अब लगभग 280 किलो जो इन सिक्कों का वजन था, 7 अलग अलग बोरियाँ थी, 7 बोरियों में सिक्के भरे हुए थे। अब कोर्ट के अंदर 7 बोरियां जा रही, मजदूर लेके पहुंच रहे, देखने वाले भी हैरान। बहरहाल कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। शुरू होने के बाद अब जज साहब पूछते हैं कि भैया ये क्या है तुम बोरियों में, वो भी कोर्ट रूम के अंदर। तो इस पर जज साहब कहते हैं, जब सवाल पूछते हैं तो जो दशरथ था वो बोलता है और दशरथ का जो वकील है वो कहता है कि आपने कंपनसेशन मनी की बात की थी 2.5 लाख रुपये, तो 50,000 रुपये हम लेके आए हैं और ऐसे ही 50-50 हज़ार रुपये की किस्तों में हम कंपनसेशन राशि जो है वो सीमा को दे देंगे। अब जज साहब जब ये बात सुनते हैं, जज साहब भी कहते हैं कि अच्छा कहाँ है और इन बोरों से इस कंपनसेशन राशि का क्या मतलब। तो इस पर ये लोग बोरे ओपन करते हैं और उसमें एक एक के सिक्के मिलते हैं। अब जैसे ही एक एक के सिक्के मिलते हैं तो जो सीमा का लॉयर था वो भी अपना स्टैंड लेता है और कहता है कि एक एक के सिक्के को दे के जो दशरथ है वो सीमा को टॉर्चर कर रहा मानसिक रूप से कि एक एक रुपए के सिक्के हैं, अब इसको ये गिनेगी 50,000 है या नहीं, पूरा दिन बीत जाएगा, सीमा परेशान होगी। अब इस पे दशरथ का वकील कहता है कि चाहे जो हो, हमने चाहे, ये तो कोई नियम नहीं है कि हमें 500 की नोट में देना है या फिर 1,000 की नोट में देना है या फिर 2,000 की नोट में देना है, 200 की नोट में दूँ। ये सिक्के अभी लीगल टेंडर में हैं, सिक्के चलन में हैं, तो सिक्कों को देना कहीं से भी गैर कानूनी नहीं। अब जज साहब भी भाई क्या करें, अब चूँकि जो सिक्के थे वो लीगल टेंडर में थे, तो जज साहब को भी कहीं ना कहीं गुस्सा आता है कि ये जो दशरथ है ये जानबूझ के कोर्ट को और सीमा को टॉर्चर करना चाह रहा। इसलिए जज साहब भी अब अपना दिमाग लगाते हैं। लगाने के बाद जो फैसला देते हैं उसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं हंसी भी आती है और यहीं से सबक भी मिलता है कि आपको हर जगह अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखानी चाहिए। दरअसल जो जज साहब थे वो कहते हैं दशरथ के वकील से कि आपकी बातें ठीक हैं, ये जो सिक्के हैं ये लीगल टेंडर में हैं तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अब एक काम और कर दीजिए, और ये कोर्ट का आदेश है कि इन सिक्कों को 1,000 के पैकेट के रूप में आप दीजिए, यानी एक पैकेट में 1,000 रुपये हों, और ऐसे ही आप सिक्के करके टोटल 50 पैकेट दे दीजिए और आपके सिक्के का काम भी हो जाएगा और जो कंपनसेशन मनी है वो भी सीमा को मिल जाएगी। अब कोर्ट का जब ये फैसला आया, बेचारे अब दशरथ साहब जो हैं फिर से बैठ के उन सिक्कों को गिनेंगे, 1,000 के पैकेट में उनको डालेंगे और डालने के बाद फिर से कोर्ट में लेके जाएंगे और इस बार जो हालात होंगे वो कहीं ना कहीं दशरथ के ऊपर हंसने वाले होंगे। सारे लोग इंतज़ार भी करेंगे कि दशरथ आएगा, उसका हम लोग मजाक उड़ाएंगे। तो हर जगह आपको स्मार्टनेस नहीं दिखानी चाहिए। बहरहाल ये तो रही एक मजाक की बात और एक अजीबोगरीब कहानी जो अभी आज निकल के सामने आई, तो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं, और आज की कहानी वास्तव में एक ऐसी कहानी है जिस कहानी के बारे में कहा जा सकता है, वैसे तो कई मैसेजेस इस कहानी से हैं, लेकिन इस कहानी का जो मेन मकसद है कि कहीं ना कहीं आजकल जो पैसा है
वो हर चीज़ से ऊपर हो गया है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपको प्यार भी करेंगे, लोग आपको पसंद भी करेंगे, आपके पीछे भी भागेंगे। और अगर आपकी स्थिति खराब है तो स्थिति खराब होने का पहला संकेत ही यही है कि आपके जो सगे संबंधी होंगे वो आपको छोड़ देंगे। और आज की कहानी में यही तमाम चीज़ें होती हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 13 जून से। बिहार का एक ज़िला कटिहार, और इसी कटिहार में एक इलाका खैरा बहियार। जो खैरा बहियार है ये बेसिकली पोठिया पुलिस के अंतर्गत आता है। 13 जून इसी साल की इसी महीने की बात। गांव में उस पूरे खैरा बहियार इलाके में सारी चीज़ें बिल्कुल एज यूजुअल। जो कुछ लोगों का काम था वही काम वो करते थे। महिलाओं का काम था कि सुबह सुबह वो खेत पे जाएं, जाने के बाद घास वगैरह काटें, घास काट के फिर घर पे लाएं, लाने के बाद फिर उनको काटें बारीक से। उसके बाद गायों को, बैलों को, भैंसों को वो घास खाने को दे दें, क्योंकि इस गर्मी में जानवर को लेके बाहर निकलना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं। इसी वजह से 13 तारीख को भी कुछ महिलाएं इसी खैरा बहियार इलाके में घास काटने जाती हैं। अब घास काटने जाती हैं, जैसे ही अपनी हंसिये से घास पे हंसिया फिराती हैं, फिर अचानक से उन्हें बड़ी अजीब चीज़ और साथ ही एक अजीब बदबू लगती भी है और एक अजीब चीज़ वो देखती भी है। अब उस चीज़ को जैसे ही देखते हैं, देखने के बाद महिलाओं में एक तरह से हड़कंप मचती है। महिलाएं भाग के गांव में आती हैं। गांव के जो सरपंच साहब थे उनको ये सूचना दी जाती है कि खेत के पास कुछ अजीब सा है। अब सरपंच भी भागे भागे वहाँ पे पहुँचे, आसपास के लोग भी। अब आसपास के लोग और सरपंच जब पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक हाथ जो है वो बाहर निकला हुआ। हाथ बुरी तरह सड़ चुका है, कायदे से कहें तो हड्डियों से मांस अलग ही हो चुका है, और वही हड्डियाँ दिख रही हैं और बाकी बॉडी जो है वो ज़मीन के अंतर्गत। अब जैसे ही ये बात सरपंच और गांव के लोग देखते हैं, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं, पोठिया पुलिस को। पोठिया पुलिस भी अब भागी भागी मौके पे पहुंची। पहुंचने के बाद गड्ढे को खोदा गया। खोदने के बाद जो लाश थी उसको बाहर निकाला गया। निकालने के बाद अब लाश की हालत देखने के बाद, अब आप उस लाश को ऐसे समझिए कि ये लाश देखने ही से लग रही थी कि ये लाश कम से कम 10 दिन पुरानी है। बुरी तरह सड़ चुकी थी, चेहरे का पूरा हुलिया बदल चुका था, कहीं से भी कोई शिनाख्त नहीं, कपड़ों पे इतनी मिट्टी लग चुकी थी कि कपड़े भी एकदम डिस्कलर हो गए थे। बहरहाल अब पुलिस वाले बॉडी को कब्जे में लेते हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह कराई जाती है। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है कि भैया किसी के घर का कोई गायब हो। आसपास के इलाके में भी इत्तला कर दी जाती है कि अगर किसी के घर का कोई गायब हो या फिर कहीं कोई गुमशुदगी की कंप्लेन हो तो आप आइए, एक डेड बॉडी मिली है, आप शिनाख्त कीजिए। इसी वजह से अब आसपास के इलाकों में भी फ़ोटो वगैरह वायरल हुई। जगह जगह व्हाट्सअप मैसेजेस पे और फेसबुक ग्रुप्स में इस घटना के बारे में लोगों को इत्तला किया गया। पुलिस वाले इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ना कोई तो होगा जो आएगा, कम से कम इस बॉडी को जानने वाला, या फिर किसी ऐसे इंसान के घर का कोई गायब हो तो फिर उसके भी आने के चांसेस यहाँ बनते हैं। अब पुलिस वाले पोस्टमार्टम करवा के उस लाश को जो एक प्रोसेस है कि 72 घंटे तक आपको वो लाश रखनी होगी, उसके बाद ही अगर कोई नहीं आता तो आप अंतिम संस्कार करेंगे। इसी वजह से अब बॉडी को 72 घंटे के लिए रखा गया। साथ ही अब पुलिस वाले आसपास के इलाकों में जांच पड़ताल, आसपास के इलाकों में पूछताछ भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गांव में भी अब एक तरह से दहशत मच चुकी है, क्योंकि किसी गांव में इस तरह से लाश निकलना, गांव वाले भी अब डर रहे थे, गांव वाले भी अब जानना चाह रहे थे कि आखिर ये लाश है किसकी। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं, तमाम लोगों से पूछताछ भी करते हैं कि क्या आपने किसी को तो आते देखा, किसी को जाते देखा, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग, कोई सबूत नहीं मिला। ना ही कोई ऐसा था जो ये जान रहा हो कि ये लाश किसकी है, ना ही कोई ऐसा परिवार था जिसके घर का कोई गायब, ना ही किसी ने किसी को आते देखा, ना ही किसी ने लाश को वहाँ पे दफनाते देखा। तो आखिर ये मामला अब सुलझेगा कैसे? पुलिस वाले भी इस मामले में अब एक तरह से परेशान भी थे कि ना कोई सबूत, ना कोई सुराग, लाश बुरी तरह सड़ चुकी, तो लाश को दिखा के भी पहचान एक तरह से नामुमकिन। तो फिर अब करें क्या? पुलिस वाले अब बेचारे इधर उधर परेशान थे, जांच पड़ताल करते रहते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक से, जैसे होता नहीं है कि किसी किसी की किस्मत में जैकपॉट लग जाना, वैसे ही पुलिस के पास एक फ़ोन आ जाता है। फ़ोन करने वाला पहले तो अपना नाम, अपना पहचान गुप्त रखने को बोलता है। पुलिस वाले भी कहते हैं कि ठीक है, आपकी नाम, आपकी पहचान को हम कहीं डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। जब ये इत्मीनान हो जाता है कि हाँ मेरा नाम नहीं बताया जाएगा, उसके बाद जो फ़ोन करने वाला था वो कुछ जानकारी बताता है,
जानकारी बताने के साथ एक ऑडियो क्लिप भी शेयर करता है और कहता है कि साहब मेरे पास एक ऑडियो क्लिप है और इस ऑडियो क्लिप में बखरी गांव का भी जिक्र है। निर्मला देवी का ये ऑडियो कॉल है और इस ऑडियो कॉल में इसी जो खैरा बहियार इलाका है वहीं के किसी लाश को ठिकाने लगाने का जिक्र है। NS 31 या 33 का भी जिक्र है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो दोनों मामले हैं जो इस ऑडियो क्लिप में है और साथ ही ये जो लाश मिली है, इन दोनों में कोई संबंध या फिर कोई रिलेशन ज़रूर है। अब पुलिस वाले जो इतने दिन से परेशान थे, ना कोई क्लू मिल रहा, ना ही कोई मामला आगे बढ़ रहा, छानबीन में 1 इंच की भी बढ़ोतरी नहीं हो रही, और वहाँ पे इस तरह से ऐसे कॉल आना, पुलिस वालों की आंखों में एक तरह से चमक आती है। आने के बाद फिर फ़ौरन पूछताछ करते हैं कि भैया ये निर्मला देवी कौन है, कहाँ की है, ये बखरी गांव का क्या सीन है। ये तमाम चीज़ें जब छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि जो बखरी गांव है, इस जहाँ से डेड बॉडी मिली थी वहीं से थोड़ी दूर पे है। अब थोड़ी दूर पे है, उसके बाद फिर बखरी गांव का जिक्र, और जिक्र था निर्मला देवी का। तो पुलिस वाले अपने पूरे लाव लश्कर के साथ भागते हैं निर्मला देवी के घर। निर्मला के घर जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर पे ताला लगा हुआ है। अब जैसे ही घर के बाहर ताला देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं इस मामले में निर्मला देवी और उसके परिवार का इन्वॉल्वेंस ज़रूर है। इसके बाद अब निर्मला देवी का जो नंबर था, उस नंबर को और आसपास के लोगों से पूछते हैं कि परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं। आसपास के लोग बताते हैं, साथ ही सारे लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर गांव वाले देते हैं। इसके बाद इन नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है, इनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला जाता है। साथ ही सारी चीज़ों को जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि इस हत्याकांड का जो तार है कहीं ना कहीं खगड़िया ज़िले से जुड़ा हुआ है। क्योंकि खगड़िया ज़िले में निर्मला देवी की जो बेटी है सोनी, उसका ससुराल है। इसके बाद पुलिस वालों की एक टीम भागती है खगड़िया ज़िला। खगड़िया ज़िला जाने के बाद जो गांव था, जिस गांव का जिक्र था, भदास गांव, वहाँ पे भी जाती है। जाने के बाद जब पता करती है कि निर्मला देवी का या फिर सोनी देवी का ससुराल कौन सा है, तो जब उस घर पे जाती है तो पता चलता है कि हाँ, एक शख्स ऐसा है जो पिछले 10 दिनों से गायब है। अब एक डेड बॉडी मिली थी जो 10 दिनों से सड़ रही थी, और एक शख्स जो है वो 10 दिन से गायब है। तो फिर पुलिस वालों को भी लग गया कि कहीं ना कहीं जो दोनों मामला है आपस में जुड़ा हुआ है। फिर क्या था, पुलिस वाले उस परिवार के जो सदस्य थे उनको लेके आती है अपने थाने, बॉडी दिखाती है। देखने के बाद अब परिवार वाले बेचारे फूट फूट के रोने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, यही मेरा नीरज है, यानी जो मरने वाला था उसका नाम था नीरज महतो। अब नीरज महतो, उसके बाद नीरज महतो का सोनी देवी के साथ शादी होना, साथ ही इसी बखरी गांव में ससुराल होना, और एक रिकॉर्ड मिलना जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि निर्मला देवी किसी डेड बॉडी के बारे में बात कर रही है। तो तमाम जो सबूत थे, तमाम जो चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं इस निर्मला देवी और जो उसकी बेटी सोनी थी और बाकी परिवार के जो सदस्य थे उनको अब शक के घेरे में ला रही थी। इसीलिए अब निर्मला देवी और सोनी देवी को खोजने का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। शुरू होने के साथ साथ अब पुलिस वाले इधर उधर दबिश डालते हैं, इधर उधर चेक करते हैं, पता करते हैं, और अंत में एक दूसरी जगह से निर्मला देवी, सोनी देवी और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है। लाने के बाद अब पुलिस वाले, चूँकि अब केस लगभग सुलझ चुका था, तो चैन की सांस भी लेते हैं। साथ ही अब पूछते हैं कि भैया आपने कत्ल तो किया है, वजह अगर आप कायदे से बता देंगे तो हमें सख्ती नहीं करनी पड़ेगी, कायदे से नहीं बताएंगे तो फिर वही पुलिसिया अंदाज अपनाना पड़ेगा, आपको भी दिक्कत होगी, हमको भी दिक्कत होगी। अब चूँकि जो निर्मला देवी थे और सोनी, ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल या फिर किलर नहीं थे, पुलिस वालों से कभी इनका पाला पड़ा नहीं था। तो पुलिस वाले जब बातों को घुमा घुमा के पूछते हैं और इन्हें लग जाता है कि अब बचना नामुमकिन है, तो फिर ये सारे लोग टूटते हैं। और टूटने के बाद जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी शायद इस कलयुग का एक तरह से जीता जागता चेहरा है। दरअसल जो सोनी देवी है उसकी शादी नीरज महतो से कई साल पहले, यानी आप मान के चलिए कि 10 साल से ज़्यादा हो गए, उतने साल पहले हुई। अब सोनी देवी की नीरज से शादी हुई। शादी होने के बाद फिर इन दोनों के बच्चे भी हुए, 3 बच्चे हो गए। अब 3 बच्चे हो गए, उसके बाद पति पत्नी का जीवन बिल्कुल सही चल रहा, दोनों आपस में बहुत प्यार से रह रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो नीरज था वो मानसिक रूप से थोड़ा बहुत बीमार हो जाता है। अब पति मानसिक रूप से बीमार, 3 बच्चे, बच्चों को पालना पोषना, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के लालन पालन में भी पैसा लग रहा, इधर नीरज की दवा दारू में भी पैसा लग रहा। सोनी देवी परेशान है, कैसे जुगाड़ करे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा।
इसी बीच उसी गांव का रहने वाला बखोरवा यादव इस केस में एंट्री लेता है। बखोरवा यादव आता है, आने के बाद नीरज महतो के इलाज में बाकायदे पैसे वगैरह देता है। देने के बाद सोनी से भी कहता है कि अगर कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता हो तो मुझे याद कर लेना। इतना कहने के बाद अपना नंबर वगैरह भी दे देता है। अब इसी नंबर देने के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि सोनी को कुछ पैसे चाहिए होते और बखोरवा बिना किसी शर्त के लगातार मदद करता। अब बिना किसी शर्त के लगातार मदद कर रहा है, इसी बात को लेकर सोनी देवी भी कहीं ना कहीं बखोरवा से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कि कितना अच्छा इंसान है, इस तरह से मदद कर रहा है, कितने पैसे वाले हैं ये लोग। कहीं ना कहीं जो सोनी है बखोरवा की तरफ इस तरह से आकर्षित होती है कि देखते ही देखते इन दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद अब धीरे धीरे ये दोनों इस रिश्ते को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि अब ये चाहने लगे कि ऐसा हो जाए कि नीरज महतो से तलाक हो जाए, होने के बाद बखोरवा से शादी हो जाए। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। नीरज से आप तलाक भी किस ग्राउंड पे लेते, और तलाक लेने के लिए दोनों पक्ष का एग्री होना कायदे से ज़रूरी होता है। नीरज ने कभी प्रताड़ित किया ना ही कुछ किया, और ऐसे तलाक लेना कहीं ना कहीं बदनामी होती, तो फिर क्या करें। इधर इस बारे में जब सोनी देवी की माँ को पता चला कि एक बड़ा अच्छा रिश्ता है उधर, जो बहुत पैसे वाला है, बहुत धनी है, सोनी देवी को बहुत प्यार करता है, तो कायदे से माँ को जहाँ समझाना चाहिए था, माँ को अपनी विचारधारा से सोनी को प्रभावित करके सही रास्ते पे लाना चाहिए था। लेकिन कौन कहीं इन सारी चीज़ों को निर्मला देवी जो सोनी की माँ थी और उसके भाई, ये सारे लोग अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में खुद जुट जाते हैं, और जुटने के साथ साथ अब प्लान बनाते हैं। और प्लान बनाने के साथ साथ अब ये हो जाता है कि नीरज महतो को रास्ते से हटाना है, और हटाने के बाद जो बखोरवा है उससे शादी करनी है। इसी सिलसिले में 3 तारीख को जो सोनी देवी है वो नीरज महतो को फ़ोन करती है। फ़ोन करके कहती है कि आओ तुमसे मिलना है, क्योंकि सोनी देवी काफ़ी टाइम से मायके में थी। अब नीरज मानसिक रूप से वैसे भी थोड़ी सी उसकी विकास स्थिति उस हिसाब से नहीं थी, कायदे से साफ शब्दों में कहें तो मंदबुद्धि था। तो इसकी बातों में आता है, आने के बाद बिना किसी को बताए 9-11 हो जाता है अपने ससुराल के लिए। अब ससुराल जैसे पहुंचता है तो ये सारे लोग पहले से ही घात लगा के इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नीरज पहुंचता है, पहुंचने के बाद ये सारे लोग नीरज का बेरहमी से कत्ल करते हैं, और कत्ल करने के बाद इस डेड बॉडी को वहीं पे दफना देते हैं जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी। अब अभी भी इस कहानी में एक सवाल आज तक बचा हुआ है, क्योंकि परसों या फिर 4 दिन हो गए इस कहानी को सुलझे कि वो फ़ोन किसने किया था, क्योंकि उसने कहा था कि नाम पहचान ये सारी चीज़ें गुप्त रखनी चाहिए। भले ही उसने अपना नाम अपना पहचान नहीं बताया, लेकिन जो कानून की मदद उसे करनी चाहिए थी वो मदद उसने की, और ये जो पूरा केस था वो सुलझ गया। तो कभी कभार एक अननोन कॉल भी जो कहीं से आता है, कहाँ पहुँच जाता है, वो भी केस सुलझा देता है। और इस कहानी में आप ध्यान से अगर समझिए तो एक तरफ इंसानियत इस कदर आगे है कि कोई फ़ोन करके एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाता है, तो एक तरफ एक महिला है, एक दूसरी महिला है। ये दोनों महिलाएं मिलकर अपने पति और अपने दामाद का कत्ल इसलिए कर देती हैं ताकि एक अच्छे लड़के से शादी हो जाए। तो बड़ी हैरानी होती है सोच के। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं आज के सवाल पे, जो सवाल मैंने कल आपसे पूछा था। और मेरा सवाल था कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो किसकी याद में बनाया गया है। तो इस सवाल में मैंने 4 ऑप्शन भी दिए थे। पहला है एक नन, दूसरा था एक रानी की याद में, तीसरा था एक राष्ट्रपति, और चौथा था एक प्रधानमंत्री। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है एक रानी की याद में। जो महारानी विक्टोरिया थी उनकी याद में ये विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया है कोलकाता में। और इस विक्टोरिया मेमोरियल की खासियत है कि इसमें जो मार्बल यानी जो संगमरमर यूज हुआ है ये उसी जगह से आया है जहाँ से ताजमहल बनाने के लिए संगमरमर गया था। तो जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनके नाम है राजेश सौ जी हैं, ओमेंद्रनाथ पांडे जी हैं, ज्योति शर्मा जी हैं, ईश्वर गुप्ता जी हैं, अवंती होरो जी हैं, संगीता वाजपेयी जी हैं, सोनलाल सेठिया जी हैं, शिवबख्श सिंह जी हैं, मनमोहन पुन्नी जी हैं, और अनूप रस्तोगी जी हैं, दिलबाग रोहिल्ला जी हैं, लकी जी हैं दुबई से, प्रिया जी हैं, और नागरजेन देव हैं, नागरजेन देव, और सहजेब खातून जी हैं, नमिता पटनायक जी हैं, ये हैदराबाद से हैं, जूजेर जी हैं और ये मुंबई से हैं, पन्ना शर्मा जी हैं, असगर अली जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल बड़ा आपको चौंकाएगा भी, क्योंकि जब किसी देश के राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी या फिर इन सब
राष्ट्रीय निशानियों की बातें होती हैं तो कम से कम हम उसी चीज़ को चूज़ करते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे भारत का बाघ है तो बाघ इसलिए है क्योंकि भारत में अभी बाघ मौजूद है। लेकिन क्या कोई ऐसा देश है जिसने अपना जो राष्ट्रीय पशु है एक काल्पनिक जानवर के नाम पे रख दिया है? अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा। और मेरा सवाल फिर से आप सुन लीजिए कि एक ऐसा देश है जिसने अपने राष्ट्रीय पशु का नाम या फिर जिस जानवर को राष्ट्रीय पशु की संज्ञा दी है वो जानवर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जानवर उनकी कल्पनाओं में है और उस जानवर पर उनको इतना भरोसा है कि उसे राष्ट्रीय यानी नेशनल एनिमल का दर्जा हासिल है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, उसके साथ एक सवाल। आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है? साथ ही इस सवाल का जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।